सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। किसी भी मुल्क के लिए पायदार तरक्की का दुनिया में एक ही कामयाब मॉडल और फार्मूला है, और वही है कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और फिर लॉन्ग टर्म अहदाफ मुकर्रर किए जाएं और हर हदफ की तकमीनी बनाने के लिए पूरी कोशिश की जाए। कोई हदफ अगर मुकर्रर मुद्दत में हासिल ना हो तो उसकी नाकामी के असबाब का तज्जिया किया जाए ताकि आइंदा उसका सद्देबाब किया जा सके और बेहतर तरीके से उसको अचीव किया जा सके। नए साल का आगाज़ अगर हुकूमत पायदार तरक्की के ख्वाब और 5 साला मनसूबाबंदी से कर रही है तो इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुल्क के माशी मनसूबे उड़ान पाकिस्तान का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। ये मनसूबा पाकिस्तान की मईशत मजबूत करने, पायदार तरक्की की राह पर गामजन करने और मुल्क की इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए एक अहम तरीन कदम है। उड़ान पाकिस्तान के तहत हुकूमत ने कई अहम इक़्तिसादी आहदाफ और हिकमत अमली का तयन किया है, जिनका मकसद बरामदात को बढ़ाना है, सरमायाकारी को मुल्क में लेकर आना है, IT के शोबे की तरक्की है और सबसे बढ़कर के इकनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करनी है। इस मनसूबे के तहत मुख्तलिफ शोबों जैसे IT, माहौलियात, तवानाई और तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी गई है ताकि पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक मजबूत मईशत बनाने की बुनियाद रखी जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताई तकरीब के मौके पर उड़ान पाकिस्तान के माशी विजन की अहमियत पर बड़ा जोर दिया और इस बात का भी अहद किया कि हुकूमत मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देने और आवाम की फलाह बहबूद के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें करेगी। हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान के तहत 2028 तक के अहम इक़्तिसादी अहदाफ का तयन किया है जो मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत ही अहम है। ये अहदाफ मुल्की शोबों में तरक्की को फ़रोग देने के लिए मखसूस हैं और मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने की सिमत में एक संग मील साबित हो सकते हैं। इस मनसूबे का अव्वलीन हदफ मुल्क की मईशत की तरक्की की शरह को 2028 तक 6% तक पहुँचाने का है ताकि मजमूई इक़्तिसादी तरक्की में इजाफा हो सके और माशी इस्तेहकाम हासिल किया जा सके। इस प्रोग्राम के तहत फ़ीकस आमदनी को 2028 तक $2,405 तक बढ़ाना है, जिससे आवाम की ज़िंदगी के मयार में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की सतह को बढ़ाकर 2028 तक GDP के 17% तक लेकर जाने का हदफ भी रखा गया है ताकि इक़्तिसादी तरक्की के लिए दरकार वसाइल दस्तियाब हो सकें। फिर तालीम का शोबा बड़ी अहमियत का हामिल है। उसमें इस्लाहात और तरक्की के लिए हुकूमत ने GDP का 4% तालीम पर खर्च करने का हदफ मुकर्रर किया है ताकि तालीमी मेयार में बेहतरी आए और नौजवानों को बेहतर मौके मिलें। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री को मजीद फ़रोग देने के लिए हुकूमत ने IT बरामदात को $10 अरब तक बढ़ाने का हदफ रखा है ताकि आलमी सतह पर पाकिस्तान की IT खिदमात की अहमियत उजागर हो सकें। ये तमाम वो अहदाफ हैं जो कि पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है और इनकी कामयाब तकमील से मुल्क की मईशत भी स्टेबल होगी, अवामी खुशहाली में इजाफा होगा और पाकिस्तान आलमी सतह पर अपनी पोजीशन को भी मजीद बेहतर कर सकता है। लेकिन अब ये तमाम आदाफ मुकर्रर वक्त में हासिल करने के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और पर जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है पाकिस्तान को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का, वो किस तरह से पाकिस्तान कर सकेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब चेयरमैन है K-Trade के माहिर माशियात भी हैं। बहुत शुक्रिया अली फरीद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो उड़ान पाकिस्तान और इसमें 5 E's का जो कॉन्सेप्ट है, ये इस वक्त कितना इंपॉर्टेंस का हामिल है और अगले 5 साल में ये मनसूबा कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है अली फरीद साहब हमारी इकॉनमी के लिए? जी सर, राइट स्टेप। एक होम ग्रोन इकोनॉमिक एजेंडा, एक इकोनॉमिक प्लान मीडियम टर्म का गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। उस पर टारगेट्स रखे हैं स्पेसिफिक डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। तो इट्स अ गुड राइट फर्स्ट स्टेप, मगर द सक्सेस विल डिपेंड ऑन द एग्जीक्यूशन और इसलिए ज़रूरी है कि जो भी टारगेट्स रखे हैं उनको ब्रेक किया जाए इनटू शॉर्ट टर्म टारगेट्स और उन टारगेट्स की एग्जीक्यूशन जो है उसको मॉनिटर किया जाए और उस पर इंश्योर किया जाए कि कोई स्लिपेज ना हो। और हमने देखा है कि जिन ममालिक में ये प्लान कामयाब हुए हैं उन ममालिक में अगर किसी प्लान में किसी जगह स्लिपेज होती है तो पीपल आर हेल्ड अकाउंटेबल, चेंजेस आर मेड, सो दैट्स वेयर द सक्सेस विल रियली डिपेंड ऑन। और अली फैज़ साहब, ये जो इसका ट्रैक क्या होना चाहिए, ये एग्जीक्यूशन इस पर की किस तरह से होनी चाहिए, इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी? $60 बिलियन तक अगर अपनी एक्सपोर्ट को, उनके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इन 5 E's में एक्सपोर्ट में इजाफा है, इन एक्सपोर्ट्स को अगर डबल करना है तो उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट की? जी, एक तो जैसे आपने कहा कि वो 5 E's का जो फ्रेमवर्क है उसमें जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं वो सारी दे ऑल सीम लॉजिकल। जैसा एनर्जी के सेक्टर पे फोकस है, वाटर स्केर्सिटी पे, इक्विटी पे फोकस है। तो जो एरियाज ब्रॉडली उन्होंने मेंशन किए, देयर सीम टू बी ऑल द राइट एरियाज जिस पे फोकस करना चाहिए टू डेवलप
सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी तरह जो आपने टारगेट्स बताएं, वो इन्वेस्टमेंट के टारगेट्स हो या जीडीपी के या जीडीपी पर कैपिटा के, वो सारे दे ऑल सीम टू बी लॉजिकल। और स्पेशली जो आपने बोला कि एजुकेशन पे फोकस जो है और 4% ऑफ जीडीपी उस पर स्पेंड करना है, दैट साउंड्स ग्रेट। सो अब जो ज़रूरी चीज़ ये है कि इन्होंने अपने टारगेट्स दे दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने खुद अनाउंस किया है, बड़ा फैनफेयर के साथ अनाउंस किया, सारे मिनिस्टर्स इस पर बड़े खुश लगते हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो ज़रूरी है कि जिस मिनिस्ट्री पे भी जो भी टारगेट दिया हुआ है, अब वो उसकी ओनरशिप ले और उस पर डिलीवर करे, क्योंकि अनाउंस करना तो आसान चीज़ है, मगर अब अपने आप को आप यू आर नाउ सेइंग दैट यू विल होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल फॉर द थिंग्स व्हिच यू हैव, ये टारगेट गवर्नमेंट ने अपने लिए सेट किया है। अब गवर्नमेंट को इस पर पूरा उतरना गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। और अली फरीद साहब, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट की हमने पिछले 2-2.5 साल में बहुत हद तक कमी देखी है। 2023 बहुत क्रिटिकल साल था, उसमें पाकिस्तान की इकॉनमी बड़े ख़तरात में थी। 2024 में वो ख़तरात कम हुए, हम एक सेफ जोन में गए, लेकिन 2024 में मामला MOUs तक महदूद रहा है। ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट को कैसे कैप्चर किया जा सकता है और इसके लिए फिर गवर्नमेंट को अभी कौन कौन से स्टेप्स फौरी तौर पर लेने होंगे, कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्टेप्स? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की और मैं इसी पहलू का ही बात करना चाह रहा था कि पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा MOU साइन हुए, काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट हुई, और एज अवाम अब हमें इस गवर्नमेंट के इस प्लान को देखना चाहिए और वी शुड होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर दिस प्लान, क्योंकि ये प्लान तो गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि हमारा प्लान है, हम ये टारगेट्स अचीव करेंगे। अब एज अवाम एंड एज पब्लिक पार्टिसिपेंट्स, we as people need to hold the government accountable because government ने टारगेट्स लिख दी है। हमें हर साल पूछना चाहिए गवर्नमेंट से कि आपने ये अचीव किया या नहीं अचीव किया। अब आपका जो स्टेप है कि क्या क्या करना चाहिए, हमने अपना नॉर्थ स्टार डिक्लेयर कर दिया। हमने कह दिया कि आईटी सेक्टर में $10 बिलियन की एक्सपोर्ट होनी चाहिए बाय 2028। अब कौन से स्टेप्स है, वो हर साल के क्या स्टेप्स होंगे, हर साल का क्या टारगेट होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके पास होगी, ये सारी डिटेल जो है ये आना ज़रूरी है। एंड ना सिर्फ आना ज़रूरी है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन फास्ट पेस में होना बहुत ज़रूरी है। स्टेप्स जो हैं अगर उसके हम डिटेल्स में जाए तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। हम आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि MOUs को आगे लेके जाना इम्पॉर्टेंट है। उसमें जब हम फंसते हैं, हम ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में फंसते हैं, हम इनकन्सिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ पे फंसते हैं। इस प्लान की वजह से ये चीज़ तो कम से कम अब सॉल्व हो गई है कि हमें पता है कि अगले 5 साल के टारगेट्स क्या हैं। तो लॉन्ग टर्म की हमारी समझ सेटअप हो गई है, टारगेट सेटअप हो गए हैं। अब एज अवाम वी नीड टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल कि आपने ये अनाउंस किया है, अब आप ये अचीव करें। और फिर अली फरीद साहब, इसमें ज़ाहिर जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है मुल्क की, जो एक पॉलिटिकल अनरेस्ट ख़त्म करना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो पिछले 4-5 माह में अभी हुकूमत उस तरीके से नहीं कामयाब नज़र आ रही। उम्मीद है कि आगे वो सूरत हाल बेहतर हो। इंडस्ट्री को जिस तरह फैसिलिटेट करना है, वो फैसिलिटेशन भी अभी चूँकि एनर्जी सेक्टर में एक क्राइसिस था, उसकी वजह से थोड़ी सी मिसिंग नज़र आ रही है। तो इंडस्ट्री के अपने रिजर्वेशंस हैं, जब तक ये रिजर्वेशंस नहीं ख़त्म होंगे, एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के इशूज़ नहीं ख़त्म होंगे, उस वक्त तक बड़ा मुश्किल होगा इन स्टेप्स को फॉलो करना और टाइमली अपने टारगेट्स को अचीव करना। जी देखें, गवर्नमेंट ने काफ़ी अरसा लगा के ये प्लान बनाया है, सारी कंसल्टेशन की होगी डिफरेंट बॉडीज से। गवर्नमेंट को पता है कि पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या है, इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है, ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस क्या है। तो ये जो प्लान उन्होंने खुद अनाउंस किया है, इन सारी के सारे मसाइल को समझते हुए उन्होंने कहा है कि हमें पता है ये मसले हैं, मगर हम ये टारगेट अचीव करेंगे। अच्छी चीज़ मुझे जो लगी कि जब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया तो चारों प्रोविंसेस से रिप्रेजेंटेशन थी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन थी उस स्टेज के ऊपर। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ओनरशिप ले रही है इसकी। अब अगला स्टेज तो यही है कि जो उन्होंने अनाउंस किया है उस पर अब एक्सक्यूजेस ना ले, ये ना बोले कि जी पॉलिटिकल हालात हो रहे थे तो जी इंडस्ट्री में ये चैलेंजेस थे। ये तो थे, ये तो हुकूमत ने खुद कहा है कि हमने ये टारगेट रखा है, तो अब अचीव करना भी उनकी जिम्मेदारी है। और अभी इसके लिए फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी आपको यकीनी तौर पर ज़रूरत पड़ेगी। वो इदारे जो कि नहीं बेहतर परफॉर्म कर पा रहे, टैक्स कलेक्शन के आपने रेवेन्यू के बड़े हदफ रखे, वहाँ एक बड़ा शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है, वहाँ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जो दूसरे गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें बड़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि बेहतर प्लानिंग हो सके, बेहतर एग्जीक्यूशन हो सके। तो उस रिफॉर्म प्लान पर अब गवर्नमेंट को कितना संजीदा होना पड़ेगा, चूँकि प्लान अब अनाउंस हो चुका है, अब मामला है एग्जीक्यूशन का, और अब शायद टाइम भी बहुत कम होगा चूँकि ऑलमोस्ट पहला साल गुजर चुका है गवर्नमेंट का।
जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला कि जो मेन चीज़ है, जो कल के प्लान की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये होम ग्रोन प्लान है। गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस किया है। इससे पहले क्रिटिक ये होती थी कि गवर्नमेंट कहती थी कि जी तो IMF ने कहा है रिफॉर्म कर दे, हम तो करना नहीं चाहते थे, या हमारे लिए कोई अच्छा ही नहीं, हम पे इम्पोज किया गया है। अब पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने टाइम लगाकर कंसल्टेशन प्रोसेस से जाकर खुद कहा है कि ये हमारे टारगेट्स हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने खुद ओनरशिप लेकर अपने टारगेट सेटअप किए। अब हम एज अवाम, हम एज पार्टिसिपेंट्स, हम मीडिया, जो भी हम सेक्टर में पार्टिसिपेट करते हैं, अब हम हुकूमत को अकाउंटेबल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लान हुकूमत ने ही अनाउंस किया। अगर अब चीज़ें नहीं होती, हम कहेंगे कि भाई आपने तो खुद अनाउंस किया था कि ये रिफॉर्म्स अब करेंगे, आपने तो खुद कहा था कि तालीम के शुबे में आप 4% ऑफ GDP इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर नहीं हुआ तो अकाउंटेबल भी हम आप ही को समझेंगे। आप किसी और को ब्लेम ना कीजिएगा, ये ना कहिएगा कि IMF ने करवा दिया तो जी फलाने ने करवा दिया। ये आपका प्लान है, हम आपके पीछे खड़े हैं और हम चाहते हैं कि आप इस प्लान पे पूरा उतरें। और इस वक्त जो अली भाई साहब हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो मैक्रो लेवल पर हमें अंडर कंट्रोल नज़र आ रहे हैं, उन तमाम को देखते हुए और अगले साल की ओवरऑल पूरी मुल्की इकोनॉमी की सूरत हाल को देखते हुए 20 जनवरी को जो एक बड़ा शिफ्ट आना है अमेरिका में इख्तियारात का, उस तमाम चीज़ को देखते हुए ये सब एक एम्बिशियस प्लान आपको लग रहा है? ये टारगेट्स आपको बहुत मुश्किल लग रहे हैं, चैलेंजिंग लग रहे हैं, या ये अचीवेबल हैं या रियलिस्टिक हैं? जी, मेरे अंदाजे में तो मुझे थोड़े एम्बिशियस लगे ये टारगेट। एम्बिशन होना, कोई एम्बिशियस ज़्यादा टारगेट रखना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है कि एम हाई, मगर ज़रूरी है कि अगर हुकूमत ने अनाउंस किया है कि हम इनको अकाउंटेबल करें। अगर अब ये एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए कि जी हमने तो बहुत एम्बिशियस टारगेट रख दिए। जो भी टारगेट रखे हैं ज़रूरी है कि वो उस पर इम्प्लीमेंट करें, उसको अचीव करें, और अगर अचीव नहीं कर सकते तो जिन लोगों की वजह से फेलियर होता है उनको हम अकाउंटेबल रखें। दैट्स एक प्लान का सिर्फ यही मकसद होता है और कोई मकसद नहीं होता। प्लान का मकसद ये है कि आपने टारगेट्स अपने डिफाइन किए, आवाम को बताएं कि ये हमारे टारगेट्स हैं। अब नाउ यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दीज टारगेट्स। पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ गई है, हर चीज़ें दुरुस्त समझ पे जा रही है। हुकूमत ने बड़ी अच्छी बात है कि अपने लिए टारगेट खुद होम ग्रोन टारगेट अनाउंस किया है जिसमें चारों प्रोविंस की सपोर्ट है। नाउ दे शुड इम्प्लीमेंट इट एंड we as people should support the government। मुझे लगता है कि एम्बिशियस टारगेट है, मगर मेरा नज़रिया जो है वो एक अवामी पार्टिसिपेंट का है। हुकूमत ने अगर टारगेट अपने लिए खुद अनाउंस किए है, नाउ दे शुड मीट इट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन कैटरेट मारे माशियात, हमारे साथ मौजूद। ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो किसानों की आवाज़ व्यापार के इस प्लेटफॉर्म से उठाई गई और फौरी तौर पर बैंक्स भी एक्टिव हुए। अब कितनी आसान शराइत पर और कितने लॉन्ग टर्म कर्जे किसानों को मिल सकेंगे और बैंक्स ने किस प्लान का आगाज़ किया है, एक ब्रेक के बाद फिर तफसील से बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। किसानों की खुशहाली और फलाह बहबूद पाकिस्तान की मजमूई तरक्की के लिए बहुत ही ज़रूरी है। किसान मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं और उनकी मदद के ज़रिए ही हम ज़राअत के शोबे को मुस्तहकम कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत अहम है, क्योंकि ये शोबा न सिर्फ इकॉनमी में अपना बड़ा हिस्सा डालता है बल्कि लाखों अफराद का रोज़गार भी इससे वाबस्ता है। अगर किसानों को बेहतर सहूलतें मिलेंगी और माली मुआवनत भी फराहम की जाएगी तो वो अपनी फसलों को बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। जो इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी है उसके मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हुए अपनी पैदावार में इजाफा किया जा सकता है और इसका नतीजा निकलेगा कि मुल्क की मईशत में भी इजाफा होगा। किसानों को सस्ती ज़रूरी मशीनरी हासिल हो सकती है, बेहतर बीज प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जदीद फसलों के तरीके उन्हें समझाए जा सकते हैं, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज उनको देने से उनकी जो ग्रोथ है उसमें खासी बेहतरी लाई जा सकती है। और इन्हीं टारगेट्स के पेश नज़र HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक और HBL ज़राई सर्विसेज लिमिटेड के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी हुई है, जिसका मकसद किसानों को माली और ज़राई मुआवनत की खिदमात तक बेहतर रसाई फराहम करना है ताकि उन्हें अपने ज़राई तरीकों को बेहतर बनाने और पायदार तरक्की हासिल करने में मदद मिल सके। अब ये पार्टनरशिप पाकिस्तान ज़राई शोबे की अहमियत को तस्लीम करते हुए देही माशी तरक्की और खुशहाली के फ़रोग की तरफ एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। इस शराकत दारी के तहत HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक ने अपने वसी तजुर्बे और महारत के साथ ज़राई सर्विसेज लिमिटेड के जो ज़राई डेरों में मौजूदगी है उसको कायम किया जाएगा, जहाँ वो किसानों के लिए खुसूसी तौर पर तैयार करदा माइक्रो फाइनेंस मसनूआत फराम करेगा जो उनकी ज़राई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मौजू होंगी। ये शराकत दारी किसानों को जो उनके फाइनेंसिंग के इशूज़ हैं, फिर जो अवेयरनेस है और जो इक्विपमेंट उनको दरकार होते हैं वो भी फराम करेगी ताकि वो अपने ज़राई फसलों में बाखबर रहकर अपनी पैदावार में इजाफा कर सकें। इस हवाले से आज से 6 रोज़ पहले हमने इस मसले को अपने प्रोग्राम में उठाया था कि किसानों को किन मुश्किलात का सामना है, उन्हें लॉन्ग टर्म कर्जे नहीं दिए जाते जिससे उनकी फसलें भी मुतासर होती
होती हैं। फिर उसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन गुलाम मोहम्मद अली ने भी ये कहा था कि जब तक किसानों को सहूलियात नहीं मिलेंगी तो फसलें बेहतर नहीं हो सकती हैं। तो क्या उन्होंने गुफ्तगू की थी, ज़रा ये चंद जुमले उनके मुलाहिजा कीजिएगा। एक अपनी इकोनॉमिक्स है, अपना बिजनेस है, उसकी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर हम मैक्सिमम किसान को फैसिलिटेट नहीं करेंगे इन ऑल रिस्पेक्ट तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। उस जो HBL के ओवरऑल जैसे रूरल पॉवर्टी को एड्रेस करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा एक है। और इसमें यही नहीं कि पॉवर्टी एलिवेशन, बल्कि ये जो होगा कि जो फूड सिक्योरिटी हमारी एक जिम्मेदारी है पूरी कौम के लिए फूड सिक्योर करना, तो उसके लिए ये बैंक का जो लोन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो इसको अगर हम 45 डेज की आप बात करते हैं, थोड़ा सा इसको अगर हम ज़्यादा फैसिलिटेट करें सारी मशीनरी में भी, तो फिर बहुत सारे जो लॉसेस होते हैं जो टाइमली हार्वेस्ट नहीं वो कर सकते हैं। तो मशीनरी में भी, सीड में भी, फर्टिलाइजर में भी और जो न्यू टेक्नोलॉजीज में भी उसको फार्मर को हेल्प करना चाहिए। तो अब चूंकि HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक और HBL ज़राई सर्विसेज लिमिटेड में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी हुई है, जिसके सबब किसानों को बेहतर सहूलियात भी मिलेंगी, किसानों के मसाइल के हल की तरफ भी उनको ले जाया जाएगा। तो जब किसानों के मसाइल हल होंगे तो यकीनी तौर पर फसलें बेहतर होंगी, प्रोडक्ट बेहतर होगी, तो मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। लेकिन कौन कौन से इशूज़ अब सॉर्ट आउट होने जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो फाइनेंसिंग का या लैंडिंग का जो इशू है, लॉन्ग टर्म लैंडिंग का, वो किस हद तक इससे हल की तरफ जाएगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जुनैद कुरैशी साहब डिजिटल चैनल HBL ज़राई लिमिटेड सर्विसेज लिमिटेड के, और डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली साहब भी चेयरमैन पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के, हमें बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अभी जो आप दो बैंक्स की इस वक्त पार्टनरशिप होने जा रही है, इससे एक किसान को कितना फ़ायदा होगा? उसकी एक शिकायत ये है, एक मसला ये है कि जो कर्जा मिलता है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, बड़ा शॉर्ट टर्म होता है। 45 दिन में फसल अभी उसकी तैयारी के करीब नहीं पहुंचती कि उसको वो कर्जा वापस करने की टेंशन हो जाती है। तो क्या इस सिलसिले में भी कोई चीज़ें रखी गई हैं, कोई गौर हो रहा है, और ओवरऑल क्या तब्दीलियाँ लेकर आ रहे हैं आप इस ज़राई सेक्टर में? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। बेसिकली जी, आपने ये जो चीज़ें बताई हैं ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। कैश फ्लोज का किसानों का मसला होता है। हमारे 90% किसान वो हैं जो कि छोटे जिन्हें काश्तकार आप कहते हैं, जिनको कैश फ्लोज का बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो HBL ज़राई की इंटरवेंशन से हमने उसकी बहुत सी जो मुश्किलात हैं वो तो हल की हैं, जहाँ पे उसे अच्छी कीमत पे अच्छे प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद उनको मशीनें प्रोवाइड की जा रही हैं और उनसे उनकी फसलें ख़रीदी जा रही हैं। ये सब इंटरवेंशन उनकी एक तो यील्ड बढ़ाते हैं, और किसानों के जो मसले हैं फसलों को बेचने के, उनको हम पूरा करते हैं और टाइमली कैश देते हैं। तो एक तरह से एक हद तक तो हम उनकी कैश की जो मुश्किलात हैं उसको हल कर रहे थे। लेकिन जब से अब ये हमारी जो पार्टनरशिप हुई है माइक्रो फाइनेंस HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ, तो इसमें जो उनके इनिशियली मसले आते थे, जहाँ पे उनके पास पैसे नहीं होते थे खादें खरीदने के, और इस आपको पता है सेक्टर में ज़रा जो लोन्स होता है उसकी डिलीवरी मुश्किल होती है। लेकिन आफ्टर इंटरवेंशन HBL ज़राई, तो हम इस तरह के प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें हम उनको ठीक है कुछ पैसा तो दे ही दें, लेकिन उस पैसे से उन्होंने बेसिकली खादें और मशीनें ही लेनी होती हैं। तो एक तो हम इस पैसे से उनको खादें ही दे रहे होते हैं, तो इन काइंड हम उनको दे सकते हैं चीज़ें, ना कि पैसा, बल्कि उनको खाद की सूरत में, बीज की सूरत में हम उनको चीज़ें मुहैया करेंगे, जिससे उनके कैश फ्लोज के मसले हल होंगे और उनके टर्न अराउंड टाइम बेहतर हो जाएंगे, उनकी यील्ड बढ़ जाएगी। तो जैसे फूड सिक्योरिटी का भी जिक्र किया था, तो जब आप अपनी पर एकड़ यील्ड बढ़ाते हैं तो आपके ये सारे मसले जो हैं उसका हल निकल आता है। सही। तो जुनैद साहब, ये अब देखते हैं कि किसानों को जो कर्जे मिलते हैं आमतौर पर वो खादों की को ख़रीदने में या बीज को ख़रीदने में चले जाते हैं। हमारा एक किसान इस वक्त जो दुनिया में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उससे बहुत पीछे है। हम मॉडर्न फार्मिंग अभी तक उस तरीके से नहीं कर पा रहे, हम वर्टिकल फार्मिंग नहीं कर पा रहे, ड्रोन्स का उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा जिस तरह दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में हो रहा है। तो ये इस फाइनेंसिंग के लिए भी बैंक्स कुछ सोच रहे हैं ताकि ये फाइनेंसिंग की जाए तो ख़र्चा कम हो सके, किसानों पर से भी लोड कम हो सके और कम ज़मीन का भी बेहतर फ़ायदा उठाया जा सके। सर, हम इसको दो तरह से टैकल कर रहे हैं। देखिए, पहला जो मसला आता है यहाँ पे, जो छोटा किसान होता है, रिगार्डलेस उसके पास कैश है कि नहीं, लेकिन वो उसको अपनी छोटी ज़मीन के लिए ड्रोन लेना फिजिबल ही नहीं पड़ेगा जितनी उसकी कॉस्ट आएगी। या आप हार्वेस्टर की बात करें या आप सोइंग की बात करें, तो HBL ज़राई सर्विसेज की जो इंटरवेंशन हैं, जहाँ हम उनको मशीनें भी दे रहे हैं, तो छोटे से छोटा किसान भी जो है वो मशीन अफोर्ड कर सकता है।
जब मशीन अफोर्ड कर सकता है तो उसकी सेकंड चैलेंज फिर कैश का आता है कि हाँ उसको फिजिबल है मशीन का रेंट पे लेना, लेकिन उसके पास रेंट के पैसे नहीं है। तो वहां पे एचबीएल माइक्रो फाइनेंस की इंटरवेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, कि उसको वहां पे वो कैश या वो सपोर्ट प्रोवाइड की जाए कि वो अपने लिए मशीन को एक्वायर कर सके और वहां पे खादें खरीद सके। तो डेफिनेटली ये दोनों की पार्टनरशिप से ये मसले जो हैं ये ज़्यादातर हल हो जाएंगे और हमें उम्मीद है कि पर एकड़ जो हमारी यील्ड है या पैदावार है वो इंक्रीज होगी। अच्छा, और ये जो लैंडिंग का जो पीरियड था, जो इसका दौरानिया था, क्या उसको भी कुछ बढ़ाया जाएगा ताकि थोड़ा आसानी के साथ इन कर्ज़ों को वापस कर सके किसान? और इस सिलसिले में भी कोई सोच विचार चल रही है? चूँकि असल जो उनका मसला था वो ये था कि बहुत जल्द फिर ये वापस करने का टाइम आ जाता है लैंडिंग को, और उस वक्त तक उनकी फसल नहीं मेच्योर हुई होती। जी बिल्कुल, ये ठीक बात है। हम इस पे दो एंड पे काम कर रहे हैं, एक तो इसके टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, दूसरा जो हम मशीनरी और जिस तरह के बीज और क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, तो इंशाल्लाह उनसे उस चीज़ से उनका टर्न अराउंड टाइम भी कम होगा। तो जब दोनों तरफ से इंटरवेंशन आएगी तो दरमियानी रास्ता इंशाल्लाह ऐसा निकलेगा कि उनके लिए ये एक कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ हो जाएगी। अच्छा, और उनकी फसलों की आमतौर पर ये भी ज़रूरी सेक्टर में बड़ी शिकायत रहती है कि वो मुनासिब कीमत उन्हें नहीं मिल पाती, दरमियान में जो मिडिल मैन होते हैं वो बड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं। मार्केट एफिशिएंसी के लिए भी क्या बैंक्स के जहन में कोई प्लान है? क्या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को एक प्लेटफॉर्म की सूरत में कंसीडर करके तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ कर कोई स्मूथ पॉलिसी बनाने का इस वक्त सोच रहे हैं ताकि मार्केट एफिशिएंट हो सके? और जो प्राइस का मुख्तलिफ सूबों में एक इशू आता है कि हर क्रॉप की हर सूबे में एक अलग प्राइस होती है, उसको भी किसी एक पेज पर लाया जा सके। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम है। जैसा आपने कहा, लॉन्ग टर्म में हमारा ये प्लान है कि हम इसको लेके आएंगे एज ए कमोडिटी और ट्रेड होगी उसकी, बट नॉट नाउ। बट अभी जो इसमें जो आप बात कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट की, कि किसानों को रेट सही नहीं मिलते, ये सबसे बड़ा मसला है। तो इसमें एचबीएल ज़रिए की इंटरवेंशन से हो ये रहा है कि हम किसानों से डायरेक्टली जाके उठा रहे हैं, हम मिडिल मैन के पास जा ही नहीं रहे हैं। हम मिडिल मैन को बीच से, बेसिकली मिडिल मैन जो है वो सारा माल लेता था और फिर वो आगे किसान को जो भी रेट दे रहा उससे बहुत ज़्यादा वो आगे बेच रहा होता था। इस वजह से इसमें रेट में बड़े मसले आते थे। तो अब हम जो इसका बेनिफिट है वो हम डायरेक्टली किसानों को ट्रांसफ़र करेंगे और एक रेट फिक्स करेंगे। कोशिश हमारी यही है कि बेहतर से बेहतर रेट दिया जाए किसानों को, और जो मिडिल मैन और ये लोग जो अपना उसमें उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं और जिसका कुछ बेनिफिट किसान को नहीं जाता। तो हमारा फोकस किसान पे है, हम डायरेक्टली किसानों से ही खरीदारी कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में इंशाल्लाह रेट भी फिक्स हो जाएगा और इसका भरपूर फ़ायदा सिर्फ किसान को मिलेगा। अच्छा, और अगर ज़ाहिर इस मामले में मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो दूसरे बैंक्स को भी कुछ इस तरह की स्कीम्स या प्लान्स के साथ आगे आना होगा जो कि मुसलसल इस हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये आपका बैंक एक्टिवली आया, पार्टिसिपेट किए, पार्टनरशिप हो गई है, लेकिन ये जो दूसरे बैंक्स हैं वो क्यों इस वक्त हमें आगे आते या बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट करते नज़र नहीं आ रहे? जी देखिए, हमेशा पहल करनी होती है किसी ना किसी को, और ये पूरा इकोसिस्टम हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आज से पहले जितनी इंटरवेंशन हुई थी, जो बीज पे काम कर रहा है वो सिर्फ बीज प्रोवाइड कर रहा था, जो खाद पे कर रहा है वो खाद कर रहा था। तो हमने तो पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया है जहां हम फ्री एग्रोनॉमी सर्विसेज देते हैं, जिसमें किसानों को बताया जाता है कि उनके लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ नहीं है, ज़मीन किस तरह की है, वहाँ क्या उगाना है। तो हमने ये शुरुआत की है, लेकिन पाकिस्तान में माशाल्लाह पोटेंशियल इतना है कि इसमें अभी बहुत गुंजाइश है और बैंक आएंगे भी और उनको आना भी चाहिए, और ये इंशाल्लाह सबके लिए विन विन होगा सर। लेट्स सी, और हम इस पे काम रिसेंटली हमने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट ने किसान कार्ड लॉन्च किया। अब ये इस तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट की या इस तरह के कार्ड्स कितना हेल्पफुल साबित हो सकते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, और फिर इससे आप लोगों पर कितना लोड कम होता है? जो चीज़ें उन्हें आप लोगों से लैंडिंग लेकर ख़रीदनी होती हैं वो अगर उस कार्ड के ज़रिए ख़रीदेंगे तो बैंक्स की भी रेंज बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा किसानों को कैप्चर कर सकेंगे। जी बिल्कुल, ये फ़ायदेमंद होता है और ये एक सपोर्ट आपके लिए हमें मिल जाती है कि किसानों को। लेकिन जिस तरह आपने पहले मसला आइडेंटिफाई किए कि उनका टाइम ज़्यादा होता है, फिर उस पर सब्सिडी बिल भी रही है, वो इतनी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती। तो अगर आप इसके रेट ही सही ले आएंगे और वो ऑप्टिमम लेवल पे उनको चीज़ें मिल रही होंगी प्राइस वाइज, तो ये इसकी मज़ीद अफादियत बढ़ जाएगी किसान कार्ड वगैरह की। अच्छा, और ये जो आपने कहा कि जो मशीनें या प्रोडक्ट्स जो आप किसानों को प्रोवाइड करते हैं या करेंगे, उनमें जो ह्यूज मशीनरी, ट्रैक्टर वगैरह, ये वाली भी सारी चीज़ें शामिल हैं जिन किसानों को अगर ट्रैक्टर की ज़रूरत होगी तो वो भी उन्हें, और उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी? कोई कॉम्प्लिकेशंस तो उस पूरे प्रोसेस में नहीं होगी?
सर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ट्रैक्टर भी और हार्वेस्टर जैसे होता है, हमने हार्वेस्टर्स इंपोर्ट किए हैं और बेहतर सबसे हाई एंड टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। मशीनों का ये होता है सर, हार्वेस्टर की अगर आप बात करें, जितनी नई मशीन और मॉडर्न मशीन होती है उसमें वेस्टेज कम होती है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, छोटा फार्मर पहले उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाता था, तो जब वो कटाई कर रहे होते थे, जहाँ 40 मन निकल रहा है वहाँ 4-5 मन तो वैसे ज़ाया हो जाता था। तो जो मशीनें अब हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे एक तो वेस्टेज कम है, दूसरा उनको ये नहीं करना कि वो एक सिर्फ मशीन उनके 3 एकड़ के लिए आ रही है। हम इस तरह से प्लान करते हैं अपनी चीज़ें, हमने उन चकों में, उन गाँवों में इस तरह इंटरवेंशन की हुई है कि वहाँ के जितने छोटे काश्तकार हैं उन सबको हम वो मशीन देते हैं, तो वो सबके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। तो आपका सवाल ये था कि वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको फ़ायदा होगा, डेफिनेटली उनका सर फ़ायदा होगा, उनके लॉसेस कम होंगे और ये अदरवाइज भी कॉस्ट इफेक्टिव है। रेंटल मॉडल होता है, पे एज यू गो टाइप चीज़ है कि आप जितनी आपकी ज़मीन है आपको सिर्फ उतना ही देना है। पूरे एक ट्रैक्टर आपके गांव में आ रहा है तो उसका जो फ्यूल है वो सब है वो सारा डिवाइड हो जाता है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। और एक लास्ट क्वेश्चन जुनैद साहब, कि ये इसको एनर्जी एफिशिएंट भी बनाया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी कोई सोच चल रही है, कुछ सोलर सिस्टम वगैरह भी किसानों को दिए जा रहे हैं ताकि उधर भी वो ज़रा उनकी कॉस्ट एफिशिएंट हो सके? जी बिल्कुल, ये तो वक्त की ज़रूरत है। हम जिसे डेरा कहते हैं, हमारे ज़राई मरकज़ हमने जो HBL ज़राई सर्विसेज ने बनाए हैं, यहाँ पे हम इस तरह की इंटरवेंशंस कर रहे हैं, सोलर सिस्टम ला रहे हैं। हमारे प्लान हैं आगे मज़ीद भी, इंशाल्लाह आगे आपको उसमें पता लगेगा कि हम किसानों को जो इनकी इलेक्ट्रिक में जो एफिशिएंसीज है उसको भी हम प्रूव करेंगे। तो डेफिनेटली सर ये हमारा फोकस है। और इसमें कोई बड़ा ज़मींदार, कोई छोटा ज़मींदार, छोटा किसान, इसमें इस तरह की तो कोई तफरीक नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, आप लोगों तक पहुंच सकता है और वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है? बिल्कुल सर, देखें इसका सबसे जो इसकी अच्छी बात है, अप्लाई तो पहले भी सारे बहुत सी चीज़ों में कर सकते थे लेकिन उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता था या उनको मिलता नहीं था। हमारा जो मॉडल है सर वो है इस तरह के, हमारे लिए जितने ज़्यादा लोग होंगे हमारे प्रोग्राम में उतना हमें कॉस्ट इफेक्टिव होगा। एक चक में, एक गांव में जितने लोग हमारे साथ आते हैं, हमें वहाँ मशीनें उतनी ही वो कॉस्ट हमारी उसमें बेहतर होती जाएगी। तो ये छोटे बड़े सब किसानों के लिए, और ज़्यादा हमारा फोकस छोटे गरीब किसानों पे है और उनके लिए बहुत बेहतरी है, जो कि मेजर पोर्शन है आपकी एग्रीकल्चर का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद कुरैशी साहब, हेड ऑफ डिजिटल चैनल HBL ज़राई सर्विसेज में मौजूद थे। और उम्मीद है कि जब हमारे मुल्क के किसान के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ उनके डोर स्टेप्स पर अवेलेबल होंगी तो हमारे मुल्क की मईशत और एग्रीकल्चर सेक्टर को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।